जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि निकट भविष्य में आप लोगों को दरोगा की भर्ती देखने को मिलेगी और 4543 भर्ती तो भर्ती बोर्ड ने अभी एक्स के माध्यम से बताया था कि अप्रैल लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर जहां तक जानकारी यह आ रही है कि पद बढ़ाने के बारे में भी चर्चा हो रही है, तो आप लोगों का दरोगा बनना आसान हो चुका है। बस आप लोग को एक निश्चित क्रम में पढ़ाई करनी है और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा या प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमें अंदाजा लगाना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है ना भैया। बहुत बच्चे क्या है कि मूल विधि को सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हवा हो गया है, और कई जगह यूट्यूब चैनल पर भी मैं देख रहा हूँ कि मूल विधि में हर एक्ट को इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मतलब इतना डीपली पढ़ाया जा रहा है कि उनको आज ही जज और वकील बना देंगे। तो आप लोग को यह दिमाग में रखना चाहिए बातें कि हमें हर एक एक्ट के फैक्ट के बारे में जानना है। बस कुछ फैक्ट के बारे में आप जानोगे ना तो आप लोग का आराम से अंदाजा लगा ले जाओगे कि 4 ऑप्शन आप लोग को दिया रहता है पेपर में। पहली बात, MCQ में 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप लोग इसका बेसिक चीज जाने रहोगे हर एक एक्ट का, तो आप लोग ऑप्शन को काट करके सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मेरा भी यही था कि मैं हर एक एक्ट को डीपली ज़्यादा नहीं पढ़ाता, पर कुछ चीज़ें पढ़ाता जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 8 ही क्वेश्चन आएगा ना, 8 क्वेश्चन के बदले मैं 15-16 एक्ट पढ़ूँ, अपना दिमाग खराब कराऊँ, तो उससे कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो यह चीज़ था। एगो बात, ते हमरा के कहाँ देख ले बाड़ी कि हम लाइब्रेरी में जाके सुती ना, ते हमरा के कहाँ देख ले बाड़ी कि हम जाके यार दोस्तन के साथ मटर गश्ती करी ना। आजकल हम खाली भैया बस पढ़ाई करी ना। ठीक है ना, तो पढ़ाई के समय बस पढ़ाई और मजाक के समय मजाक। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है क्या। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है क्या। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 हमें यह बताता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा। ठीक है ना भैया। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानवाधिकारों के संरक्षण को और बेहतर बनाना, मानव अधिकार के संरक्षण को बेहतर बनाना। मानव अधिकार होता क्या है? देखिए, आप लोगों से UPSI के 2017 और 21 में यही पूछा गया था कि मानव अधिकार होता क्या है और इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है। तो इसकी परिभाषा धारा 2 के ड उपखंड में दी गई है, डी उपखंड में दी गई है। डी उपखंड मतलब घ, 2 घ में दी गई है। यह भी सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि मानव अधिकार की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 2 घ में दी गई है। अब देखिए, कोई भी एक्ट होता है ना, तो उसकी जो धारा 1 होती है उसमें यह दिया रहता है कि उसका नाम क्या होगा, वह कहाँ कहाँ लागू होगा। ठीक ना भैया। नाम के बारे में पहली धारा दी रहती है। दूसरी धारा हर एक्ट की जो होती है वह आप लोग को बताती है कि जो भी चीज़ें इसमें दी गई है, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार की परिभाषा हो गई या फिर राज्य मानवाधिकार की परिभाषा हो गई, जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनकी परिभाषा हो गई, वह परिभाषा हमेशा धारा 2 में दी गई रहती है। इसकी मैं PDF आप लोग को दे दूंगा, आप लोग PDF को भी इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। मेरा आप लोग को यह वीडियो बनाने का मतलब है कि खाली आपके दिमाग में एक खाका बन जाए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप लोग खाली टिक मार लीजिए। टिक मार लिए हो गया। ज्ञानी बनने का क्या मतलब, आप लोग को PhD नहीं करना है, आप लोग को दरोगा बनना है। ठीक है, तो आप लोग को बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेन फोकस मैथ, हिंदी, रीजनिंग का। तो इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, 2 घ में। अब मानव अधिकार की भैया सबसे अच्छी परिभाषा मैं बता दूं आप लोगों को, यह सब चीज छोड़िए कि अगर आपका जन्म मानव जात में हो गया तो आप लोग को फ्री में सारे अधिकार मिल गए। मिले हुए फ्री में ऐसे अधिकार जो आप लोग को मानव जाति में जन्म लेते हुए मिल जाते हैं, वह मानवाधिकार है। जैसे क्या होता है कि अगर आप अपने माँ बाप के औलाद हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं ना, उनकी अर्जित की गई सारी संपत्ति के अधिकारी कौन होता है, आप हो जाते हैं। भले अपने माँ बाप को माने चाहे ना माने। वही चीज यह है कि मनुष्य वाले भले आप कोई काम मत करिए, पर आपको ऐसे अधिकार जो मानव जाति में जन्म लेते हुए ही मिल जाते हैं, वह मानव अधिकार हैं। सिंपल भाषा में हो गया भैया। अब जो इस अधिनियम के तहत परिभाषा दी गई है वह क्या है कि ऐसे अधिकार जो प्राण समानता स्वतंत्रता गरिमा से जुड़े हुए हों, ऐसे अधिकार जो प्राण समानता स्वतंत्रता गरिमा से जुड़े गए हों, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, यह आप लोग हमको बताइएगा। ठीक है ना। प्राण समानता स्वतंत्रता गरिमा के अधिकार आप लोग को संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए होंगे। ठीक है, यह आप लोग बताइएगा। अब संविधान या अंतरराष्ट्रीय संधियों में हो ऐसे अधिकार जो संविधान में हो और अंतरराष्ट्रीय संधियों में हो, और
न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकें। अब देखिए, यह सारी चीजें आप लोगों की मौलिक अधिकार हैं। प्राण, प्राण मतलब क्या होता है? जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। समानता, अनुच्छेद 14। स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। और गरिमा, अनुच्छेद 21। ठीक है ना भैया, यह चीजें हो गई। तो अब न्यायालय द्वारा लागू किए जा सके। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार होता है वह न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो न्यायालय द्वारा लागू करने का मतलब पता है क्या होता है? कि अगर आपको यह चीज नहीं मिल रही है तो आप न्यायालय में जाकर के रीट डाल देंगे अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, पर अगर आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह अंतर होता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में भाग 3 और भाग 4 में। ठीक है, यह सारी चीजें जो बता रहा हूं ना, इसको आप लोग अमृत बाण की तरह, अमृत की तरह पी लीजिए। यह सब सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। एग्जामिनर ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 4 साल के बाद जब हम कलम उठा सकें ना तो तू लोग तो यार रोजे पढ़ा तो लिखा था, बढ़िया से पढ़ा लिखल करा लो। यह चीज हो गया कि मानव अधिकार की परिभाषा क्या है? कि ऐसे अधिकार जो हमें प्राण, समानता, स्वतंत्रता, गरिमा से जुड़े हुए हों और संविधान या अंतरराष्ट्रीय संधियों में हो और न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकें, उसे हम क्या कहेंगे? मानव अधिकार कहेंगे। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 हमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की यह बताती है कि राष्ट्रीय NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा, इसका संरचना क्या होगी। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा होगा और इसकी संरचना यह होगी कि इसका एक अध्यक्ष होंगे। एक अध्यक्ष कौन होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के CJI हो या न्यायाधीश रहे हो। CJI के मतलब मुख्य न्यायाधीश, और या न्यायाधीश रहे हो। ठीक है भैया, यह हो गया। इसके अध्यक्ष की यह योग्यता होगी। इसके सदस्य कौन होंगे? एक सदस्य जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, मतलब वर्तमान में है या रहा हो। देखिए अध्यक्ष जो होगा वो रिटायरमेंट ले लिया होगा, चाहे न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, पर जो सदस्य होगा वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी होगा, हो भी सकता है और रिटायर भी हो सकता है, यह कंडीशन है। अब जो एक सदस्य होगा वह हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय का, चाहे इलाहाबाद हो गया या भोपाल या मध्य प्रदेश का हो गया या बंगाल का हो गया, ठीक है, वहां का मुख्य न्यायाधीश है, मतलब वर्तमान में है या रहा हो। ठीक है, यह चीज हो गई। अब जो 3 सदस्य होंगे उन्हें ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकार से संबंधित मामलों में बहुत बढ़िया ज्ञान हो और व्यवहारिक अनुभव हो। इसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। यह आप लोग के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आज तक कोई भी महिला मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी है, मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी। आप लोगों के यह क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो इसकी यह संरचना हो गई कि इसमें क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे या फिर न्यायाधीश होंगे जो रिटायरमेंट ले लिए होंगे वह अध्यक्ष होंगे। इसका नोट्स बना लीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF भी दे दूंगा। और दूसरा, इसके एक सदस्य जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या रहे होंगे। अब जो 3 सदस्य हैं उसमें इन लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, इनको मानवाधिकार के बारे में व्यवहारिक अनुभव हो और ज्ञान भी हो। ठीक है भैया, और इसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। यह पूछ लेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि कितनी महिलाओं का रहना अनिवार्य है, तो एक महिला का रहना अनिवार्य है। यह धारा 3 हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग धारा 4 में। सिंपल चीजें हैं। 3 में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा। दूसरी चीज कि इसका गठन कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। आयोग की संरचना क्या होगी, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और एक सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, यह हो गई। अब देखिए इतने लोग तो होंगे और पदेन सदस्य भी इसमें होते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं, कुल आयोग। कुल आयोग का मतलब क्या होगा कि अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ठीक है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये जितने भी आयोग हैं कुल 7 आयोग हैं। इसके बारे में आप लोग हमको बताइएगा कि कितने आयोग हैं।
ठीक है, इनका नाम हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा कि कुल आयोगों के पदेन सदस्य जो कि 7 हैं वह भी इसके सदस्य होंगे, पर लेकिन वह नियुक्त नहीं होंगे। पदेन सदस्य का मतलब जो कि अध्यक्ष होंगे। सभी आयोगों के जो भी सदस्य होंगे मतलब अध्यक्ष होंगे वह इसके सदस्य होंगे। ठीक है भैया, इतना चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। जो इतने सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, यह आप लोगों से पूछ लेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। तो एक समिति की सिफारिश के आधार पर, समिति में सदस्य कौन होते हैं, जो सिफारिश करते हैं कि भैया इनको बनाना चाहिए। तो समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। देखिए अध्यक्ष कौन होगा, पीएम, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। और इनकी समिति में कौन कौन लोग होंगे, होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है, इस समय लोकसभा के नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है यह आप लोगों को बताइएगा। 3 लोग हो गए। चौथा जो लोग होंगे वह लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। देखिए कितने लोग हो गए, पहला पीएम अध्यक्ष होंगे इस समिति के, दूसरा गृह मंत्री हो गए, ठीक है, तीसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता हो गए, चौथा राज्यसभा के विपक्ष के नेता हो गए और पांचवा लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, इतने लोगों की सिफारिश से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। पूछेगा कि एक समिति होती है जो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है, तो वह समिति कौन होती है, पीएम अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। ठीक है भैया, इतने लोग मिलकर के नाम देते हैं, उसी नाम का सुझाव होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और हटा कौन सकता है, वह भी राष्ट्रपति हटा सकता है। अच्छा देखिए, मैं आप लोग को यह अधिनियम क्यों पढ़ा रहा हूं पता है, मैं यह अधिनियम आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो आरटीआई एक्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें बहुत समानता है। इसको आप लोग आसपास में रखिएगा, दोनों जब पढ़ेंगे ना तो इसमें आप लोग को बहुत कुछ समानता देखने को मिलेगी, जिससे आप लोग को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इनकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके सिफारिश पर करता है, तो इस समिति के सिफारिश पर करता है। यह हो गया धारा 4। धारा 3 पता हो गई, धारा 4 पता हो गई हमें। अब आ जाते हैं धारा 5 में। धारा 5 हमें क्या बताती है, सदस्य और अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देंगे, तो जो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होंगे वह त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है भैया, वह किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए किस आधारों पर इनको पद से हटाया जा सकता है, मतलब किस आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। तो आप लोग देखे होंगे कि केंद्रीय सूचना आयोग जो थे के अध्यक्ष जो थे उसको भी सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, सिद्ध कदाचार का क्या मतलब हो गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो। कदाचार का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, किसी अन्य लाभ के पद पर हो, यह सब इनका कदाचार हो गया। ठीक है, अपने पद का सही इस्तेमाल ना कर रहे हो या फिर इस संरक्षण में जो भी नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो वह कदाचार में हो गया। अब अक्षमता क्या होती है, कि शरीर से अक्षम हो गए, दिवालिया हो गए या मानसिक रूप से कमजोर हो गए, तो यह सब चीज होती है अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। धारा 3 हमें यह बताती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा। धारा 4 हमें यह बताती है कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, तो यह एक समिति के आधार पर होगी। अब धारा 5 हमें यह बताती है कि जो इसके सदस्य और अध्यक्ष होंगे इनको हटाया कैसे जाएगा और त्यागपत्र कैसे होगा। यह आई होप कि चारों धारा आप लोग को याद हो गई होगी। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि धारा 2 क्या होती है, धारा 3 क्या होती है, धारा 4 क्या होती है, धारा 5 क्या होती है। ठीक है, मैं आप लोग को इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग धारा 12 में। धारा में 12 यह बताती है
कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होंगे? तो सबसे सिंपल बात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य यह होंगे कि जहां कहीं पर उसे लगता है कि इस व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह स्वतः मतलब खुद से या पीड़ित के उससे एप्लीकेशन से या किसी तरह से उसको सूचना मिल जा रही है, या पीड़ित की तरफ से किसी व्यक्ति के सूचना के आधार पर वह संज्ञान ले सकता है कि क्या वाकई में इसके मानव अधिकार का हनन हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज कि न्यायालयों में लंबित मामलों में जो कि मानवाधिकार से संबंधित हो, उसमें यह हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, कोई जांच एजेंसी हो, कोई लोक सेवक हो जो कि अपना ऐसा कार्य करते हैं लापरवाही से जहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहां पर मानव अधिकार आयोग के कार्य की शुरुआत हो जाती है। संक्षिप्त में हम यह कहेंगे कि ऐसे मानव अधिकार आयोग के यह कार्य हैं कि जहां कहीं पर भी मानव अधिकारों का हनन होता है वहां पर यह हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, यह मेन पॉइंट है। स्वतः पीड़ित व्यक्ति के सूचना के आधार पर या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति सूचना देता है तो उसके आधार पर यह निर्णय मानव अधिकार आयोग ले सकता है। ठीक है, तो धारा 12 में क्या बताया गया है कि आयोग के कार्य क्या होंगे। तो कार्य क्या होंगे आप लोग समझ गए ना, कि यह स्वतः पीड़ित व्यक्ति के सूचना के आधार पर या उसकी तरफ से कोई भी सूचना देता है तो उसके आधार पर यह संज्ञान ले सकता है। मोटी मोटा यही चीज हो गई। जैसे कि जेलों का दौरा कर सकते हैं, जेल में जाएंगे, देखेंगे कि क्या कैदियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जो ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है जो उनकी गरिमा के खिलाफ हो। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि प्राण, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है ना, और गरिमा से जुड़े हुए सभी अधिकार मानव अधिकार हैं। ठीक है, तो यह चीज हो गई। न्यायालयों में हस्तक्षेप कर सकता है किसी मामले में जहां पर मानवाधिकार आयोग का मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तो हर जगह वह हस्तक्षेप कर सकता है जहां पर मानव अधिकार का हनन हो रहा हो। तो यही है मानव अधिकार के कार्य। कहां पर दिया गया है? धारा 12 में। तो आप लोग को रिवीजन करा दूं? अभी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो यह हो गया। अब धारा 13 में क्या दिया गया है? धारा 13 में यह बताया गया है कि कार्य तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन इसकी शक्तियां क्या होंगी, कैसे, मतलब कि कोई ना कोई पावर होनी चाहिए ना मानवाधिकार आयोग के पास, जो मतलब दूसरों को बुला सके। क्या यह जो मानवाधिकार आयोग है वह दूसरों को गिरफ्तार कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो इसकी शक्तियों के बारे में कहां बताया गया है? मानवाधिकार आयोग की शक्तियों के बारे में धारा 13 में बताया गया है। इसके पास कौन सी शक्तियां होती हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या होती हैं? सिविल न्यायालय का मतलब होता है कि यह साक्षियों को बुला सकते हैं, उनसे दस्तावेज मांग सकते हैं। ठीक है, यह सब चीजें हो गई। किसी को समन जारी कर सकते हैं। तो मानव अधिकार आयोग की शक्तियां कहां दी गई हैं? धारा 13 में दी गई हैं, जहां पर बताया गया है कि जो मानवाधिकार आयोग है उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, या किसी को समन जारी कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। कहां दी गई हैं? धारा 13 में दी गई है। तो ठीक है, यह आप लोग को समझ में आ गया। अब देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो धारा 21 में बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य करेगा, और यह भी एक समिति के सिफारिश पर करेगा। उन समितियों में कौन कौन लोग रहेंगे और इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है भैया, तो धारा 21 में बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य करेगा, और राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन इसके अध्यक्ष होते हैं और कौन इसके सदस्य होते हैं, यह बताया गया है धारा 21 में। आइए हम लोग जानते हैं कि धारा 21 क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि धारा 21 में कैसे राज्य सरकार
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी और कौन कौन इसके सदस्य और अध्यक्ष होंगे। ठीक है, यह चीज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है परीक्षा के लेवल के हिसाब से। तो देखिए धारा 21 हमें यह बताती है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा और इसके सदस्य और अध्यक्ष कौन होंगे। इसके अध्यक्ष होंगे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरे सदस्य कौन होंगे, जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हों या उस जिले में कम से कम 7 साल तक, मतलब किसी जिले में 7 साल तक न्यायाधीश हों, या देखिए जिले में 7 साल से न्यायाधीश हों, या फिर दूसरा सदस्य जो होगा वह जिले में 7 साल से न्यायाधीश हो या फिर हाई कोर्ट में न्यायाधीश हों या रह चुके हों, यह सदस्य होंगे। अब तीसरे सदस्य कौन होंगे, एक सदस्य होंगे जिसे मानवाधिकार के बारे में ज्ञान हो या उसका व्यवहारिक अनुभव हो। तो यह 3 सदस्य की नियुक्ति होती है। यह नियुक्ति कैसे होती है, राज्य सरकार में राज्यपाल के द्वारा होगी और इनकी नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर होगी। उस समिति में कौन कौन से लोग होंगे यह आप लोग के लिए मैं प्रश्न छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मैं देखूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं कि नहीं, खाली कमेंट करने चले आए हैं। तो किस समिति के आधार पर, किस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यह आप लोग के लिए होमवर्क है, यह आप लोग बताइएगा। अब आ जाते हैं, बस एक और धारा बची है इतना देर तक झेलने के लिए, यह धारा 30। धारा 30 हमें यह बताती है कि न्यायालयों की स्थापना कैसे होगी, मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन संबंधित मामलों की सुनवाई कहाँ होगी। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के संबंधित उल्लंघन से संबंधित बातों की सुनवाई कहाँ होगी, तो राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर प्रत्येक जिले के न्यायालय में, ठीक है, प्रत्येक जिले के न्यायालय में एक मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधित न्यायालयों की स्थापना होगी। राज्य सरकार हाई कोर्ट के जज की सलाह के आधार पर, मतलब मुख्य न्यायाधीश के सलाह के आधार पर प्रत्येक जिले के न्यायालयों में इसकी स्थापना करेंगे। तो ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब धारा 36, धारा 37 भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, यह भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो इतना तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है। अब देखिए यह चीजें, अब इसकी जो मेन समझना है, या तो मैं बताना आप लोग के लिए भूल ही गया कि इस अनुच्छेद में, मतलब इस अधिनियम में धारा 43 है, मतलब कुल धारा 43 है, अध्याय 8 है। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ, 28 सितंबर 1993 को। पारित कब हुआ, 28 जनवरी 1993 को। ठीक है, यह चीज हो गई। अब देखिए, यह आप लोग से प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, तो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। इस घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं और इसकी जो अध्यक्ष थी वह रूजवेल्ट थी, इलेनोर रूजवेल्ट मैं बस याद किया था, तो उतना आप लोग के लिए हो गया। अब भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, तो भारत की तरफ से हंसा मेहता जी ने भाग लिया था। यह भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है और इसकी एक शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। रोज रोज आप लोगों के लिए टारगेट बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्यार दीजिए, और नहीं अच्छा लगा होगा तो अनसब्सक्राइब मार करके एंजॉय कीजिए। ठीक है ना भैया, जय हिंद जय भारत।